आएगा। तो यहां पर आप स्टार लगाकर इस पॉइंट को नोट भी कर सकते हो। इधर उधर के क्वेश्चन यही लाइन उल्टा देगा, भले ही आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है लेकिन आंसर तो फिर भी आएगा। साइक्लोएल्केन्स will show conformational isomerism. Cycloalkanes will show conformational isomerism. Cycloalkanes will show conformational isomerism if ring size is 4 or more than 4 members. If ring size is 4 or 4 or more than 4 members. यानी कि रिंग कितने की होनी चाहिए, 4 या 4 से ज्यादा। क्या मैंने समझाया? मैं खुद कह रहा हूं कुछ नहीं समझाया, मैंने याद रखने के लिए बोला है। और मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूं? क्योंकि मुझे पता है एनटीएस पर बात ही इधर उधर आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी में आज भी वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं गया, 2025 में भी अच्छे लेवल पर बनाए, पर एनसीईआरटी के दायरे में रह के बनाए। क्लियर? तो ये एनसीईआरटी में नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो यानी कि अगर हम बात करना चाहें आपके लेवल पर, कंडीशन टू शो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कंडीशंस टू शो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो इसको दो कैटेगरी में बांट देता हूं आपके लेवल पर। दो तरीके की बातें होंगी। एक तो कैसा रहेगा बताओ, ओपन चेन। कैसे रहेंगे? ओपन चेन, जो कि अभी तक हम डील कर रहे थे सारे ओपन चेन थे। एक हमारे सामने कैसे रहेंगे, साइक्लिक। सही बात है कि नहीं? जिनमें क्या रहेगी, रिंग। तो साइक्लिक में बताओ कैसे बताओगे? साइक्लिक में एक ही फंडा देखना है, बताओ क्या होना चाहिए। साइक्लिक कंफर्मेशन कब शो करेगा, रिंग साइज। रिंग साइज आप 4 या 4 से ज्यादा होना, बस इतना ही देखना है, खेल खत्म सीधा। कि कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म कौन करेगा, रिंग वाला है। तो इफ रिंग इज 4 और मोर देन 4। दूसरा हमारे सामने आता है कौन, ओपन चेन। तो सिंपल सी बात है, क्या डिफाइन होना चाहिए, डाइहेड्रल एंगल। इसमें सिंपल सा है, अगर डाइहेड्रल एंगल डिफाइंड है तो भाई लोगों कंफर्मेशन बना पाओगे, और डाइहेड्रल एंगल डिफाइंड नहीं है तो कंफर्मेशन नहीं बना पाओगे। आप बताओ, डाइहेड्रल एंगल डिफाइंड करने के लिए मिनिमम आपके सामने कितने बॉन्ड होने चाहिए, 3 बॉन्ड, 3 ये और ये, यही तो बॉन्ड्स के बीच का एंगल है। और एटम कितने होने चाहिए, 4। तो ये वाला सिस्टम जिसमें भी बनता हुआ दिखाई देगा ना, जिसमें डाइहेड्रल एंगल की बातें हो सकती हैं, ओपन चेन वहां पे कर देगा। इसको जुगाड़ से हम ऐसे बोल देते हैं कि बताइए लगातार कितने सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, 1 2 3। अगर ऐसा हो जाएगा तो डाइहेड्रल एंगल डिफाइंड हो जाएगा। क्योंकि ये आपका कौन सा कार्बन मान लो आप, फ्रंट, और ये कौन सा मान लो, बैक। तो ये फ्रंट कार्बन पर बने हुए बॉन्ड का एंगल और ये बैक कार्बन पर बने हुए बॉन्ड के बीच का एंगल ही तो क्या कहलाता है, डाइहेड्रल एंगल। तो दो कंडीशन लगा देना, ओपन चेन है तो डाइहेड्रल एंगल चेक कर लेना डिफाइंड है कि नहीं है। यानी कि लगातार कितने सिग्मा बॉन्ड आने चाहिए, 3, तभी तो डाइहेड्रल एंगल होगा। और साइक्लिक है तो रिंग साइज देखकर आंसर दे देना। सुलटाइए लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। चलिए अपने खानदानी दिमाग को और सोल्व कीजिए। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, यानी कि कौन डिफरेंट डिफरेंट शेप ले सकता है, कन्फर्मेशंस कहां कहां बनेंगी। ओपन चेन के कॉन्सेप्ट अलग लगाने हैं, रिंग के कॉन्सेप्ट अलग लगाने हैं, हालांकि रिंग वाले आपसे पूछेगा भी नहीं, नीट के सिलेबस में नहीं। बताओ पहले वाले में डाइहेड्रल एंगल डिफाइंड है क्या, रटो मत। पता है बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि तीन लगातार तीन सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, पहले लिखवा देते हैं, पहले ही लिखवा देते हैं टॉपिक में। डाइहेड्रल एंगल से लिंक है ना भाई, जब भी आप रोटेशन लेते हो तो क्या बदलता है, केवल डाइहेड्रल एंगल, तो बदलता हुआ दिखना भी तो चाहिए, तो डाइहेड्रल एंगल डिफाइंड होना चाहिए। अब आप बताओ मीथेन के अंदर डाइहेड्रल एंगल डिफाइंड है क्या, आप खुद सोचिए, डाइहेड्रल एंगल डिफाइन कर पाओगे क्या। डाइहेड्रल एंगल होता है भाई फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बॉन्ड्स के बीच का एंगल, फ्रंट बैक ही नहीं इसमें, तो सीधी सी बात है। इसीलिए जुगाड़, आप बताओ लगातार कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, दो, तीन आ ही नहीं रहे, देखो लगातार कितने आने चाहिए, तीन, तो ये आपका डाइहेड्रल एंगल डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ कंफर्मेशन नहीं होगा। एक मिनट सर, इथेन में हो जाएगा क्या, इथेन की तो बनाई है आपने, सही बात है कि नहीं है, तो लगाइए दिमाग आराम से। ये देखिए हमारे सामने इथेन का मॉलिक्यूल है, तो ये मैंने मान लिया कौन सा, फ्रंट एटम, और ये कौन सा मान लिया है, बैक, तो ये देखो फ्रंट के ऊपर ये वाला बॉन्ड हो गया और बैक के ऊपर ये वाला बॉन्ड हो गया, और जब मैं इसको इसके अबाउट घुमाऊंगा तो डाइहेड्रल एंगल साफ चेंज होता हुआ दिखाई देगा, पक्का। इट मींस इट कैन शो कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। जब इतने में ही हो गया है तो आगे वाला तो शो करेगा ही करेगा। H2O2 के बारे में क्या ख्यालात है बताइए, H2O2 कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, क्यों, कार्बन किसने बोला, डबल बॉन्ड कहां है भाई, H2O2 की स्ट्रक्चर नहीं जानते हो क्या मेरे भाई, H2O2 ये देखो ओपन बुक लाइक टाइप शेप होती है इसकी, तो ये आपका कौन सा हो गया, फ्रंट ऑक्सीजन, और ये कौन सा हो गया, बैक ऑक्सीजन, तो ये बॉन्ड रहा फ्रंट पर और ये बॉन्ड रहा बैक पर। जब आप इस सिग्मा बॉन्ड पर क्या लोगे, रोटेशन, तो आपको कंफर्मेशन बनती हुई दिखाई देंगी। आप बताइए कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कार्बन, जूते से मारूंगा, चार बोल रहे हैं, दो में तो यही हो गया और यहाँ जीरो में हो रहा है। ये किसने बोला कि कार्बन होगा तभी कन्फर्मेशन बनेगी, सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से जो शेप बनती है वो क्या होती है, कन्फर्मेशन, तो कन्फर्मेशन तो H2O2 में भी होती है, उसका कार्बन से कोई लेना देना नहीं है। यहां से बस हमेशा ऑर्गेनिक मतलब कार्बन तो लाना ही है, उसके बिना कैसे आगे बढ़ेंगे सर। ऐसे ही O2F2 में हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, अभी आपको सेप बनाने में दिक्कत आए, लेकिन अगर मैंने सेप बना दी तो देखो इस टाइप का सिस्टम बन गया कि नहीं बन गया है, तो डाइहेड्रल एंगल आपका चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ये फ्रंट ऑक्सीजन और फ्लोरीन का बॉन्ड, ये बैक ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन का बॉन्ड, घुमाओगे कौन से बॉन्ड के अबाउट घुमाओगे बताओ, इस वाले बॉन्ड के अबाउट घुमाओगे तो आपको डाइहेड्रल एंगल बदलता हुआ दिखाई देगा। तो ये दोनों भी आपके कंफर्मेशन शो करते हैं। दोस्तों इधर बताओ, तो ये पहले वाला सेट था आपका ओपन चेन वाला, दूसरा रिंग वाला, कितने की रिंग है, नहीं करेगी, कितने की है, 5 की, कितने की है, 6 की। अब कोई बोले कि इसके अलग अलग कंफर्मेशन बनाओ, तो बोल दो नहीं पढ़ाया मास्टर ने, सिलेबस में ही नहीं था, मैंने ये बता दिया, करेगा यही काफी है, वरना तो ये भी काम का नहीं है। किसी को आता है तो बोले खुशियां मना, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तू वो पढ़ रहा है जो तेरे से पूछा ही, ऐसे तो हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दो, कल से अपन हिस्ट्री की क्लास लगा देंगे, पढ़ते रहो। एनटीए कहता है पढ़ने की कोई लिमिट, हर जगह ज्ञान बढ़ रहा है, लेकिन मैं तो नहीं पूछूंगा, तुम्हें बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन एनटीए पूछता ही नहीं है, वो तो वही पूछेगा जो उसके डिफाइंड सिलेबस में है। तो ये पार्ट हमारा था कौन सा, कन्फर्मेशन। एक्चुअली हम इसको स्टीरियो का पार्ट डील नहीं करते, क्योंकि इनको कभी आइसोलेट नहीं कर सकते, कोई दो चीज डिफरेंट है तो भाई डिफरेंट है तो वो आइसोलेट भी होनी, अलग अलग भी तो होनी चाहिए ना। अगर आप आइसोलेट ही नहीं कर पा रहे तो हम कैसे कह देंगे वो दोनों चीजें अलग अलग है। तो इनको स्टीरियो का पार्ट नहीं माना जाता है, क्योंकि आइसोमर्स डिफरेंट कंपाउंड होते हैं और हम कभी भी इथेन की स्टैगर्ड और एक्लिप्स कंफर्मेशन को सेपरेट नहीं कर सकते, वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती रहेंगी, क्योंकि इंटर कन्वर्जन के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल है, आप नहीं रोक सकते सिग्मा बॉन्ड पर उनको घूमने से। तो नेक्स्ट अब वापस से हम हेडिंग लगाएंगे स्टीरियो वाला ही। अभी तक तो हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन भी नहीं दी है, किसको, इनको घुमा लो क्या दिक्कत है।
ये वाली शेप बनी हुई है, फिर आप लोगों के सामने ये वाली शेप बन जाएगी, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, फिर दोनों कोई और एंगल ले लो तो घूमता रहेगा सिग्मा बॉन्ड पर, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता ना। न्यूमेन ये कहा न्यूमेन कार्बन के लिए डिफाइंड है, फ्रंट एटम को डॉट से, बैक एटम को सर्कल से। ये लो, ये आपका H2O2 मॉलिक्यूल है, फ्रंट पर फिक्स कर दिया ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, अब बैक को घुमा रहा हूं, देखो आपको अलग अलग शेप साफ बनती हुई दिखाई दे रही, तो बन रही है ना अलग अलग कन्फर्मेशन। तो ये किसने कहा कि आगे वाले पर 3 होने ही चाहिए? सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से जो शेप बन रही हैं उन्हें कन्फर्मेशन कहते हैं। और बताओ डाइहेड्रल एंगल बदलने के लिए इस टाइप का सिस्टम होना, भाई एक एटम जिस पर बॉन्ड हो फ्रंट मान लो, एक एटम जिस पर बॉन्ड हो उसको बैक मान लो, और ऐसे इन दोनों के फ्रंट और बैक के बीच में घुमाओ तो डाइहेड्रल एंगल चेंज होगा, डाइहेड्रल एंगल चेंज होगा तो कन्फर्मेशन बनेगी, सिंपल सी बात। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों हम डील कर रहे थे किसको? आइसोमर्स को। किसको डील कर रहे थे हम? आइसोमर्स को। मैं आइसोमेरिज्म पर नहीं, आइसोमर्स पर जाता हूं। फिनोमिना को आइसोमेरिज्म और कंपाउंड्स को क्या बोल देते हैं? आइसोमर। तो आइसोमर्स को टेक्निकली कितने कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है? 2 कैटेगरी में, सभी के पेन डाउन होने चाहिए। एक हमारे सामने आते हैं कौन से आइसोमर्स, आप बताइए। एक हमारे सामने आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, मुझे बताओ स्ट्रक्चरल को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है जो ज्यादा पॉपुलर है? कॉन्स्टिट्यूशनल, भूलना मत दोस्तों इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। स्ट्रक्चरल बोल दो, कॉन्स्टिट्यूशनल बोल दो, इक्विवेलेंट टर्म्स है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दूसरा अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने जो आइसोमर्स होते हैं दोस्तों, ये होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स। क्लियर? स्टीरियो आइसोमर्स को ही हम कौन से आइसोमर्स की कैटेगरी में लेते हैं? कॉन्फिगरेशनल। अभी समझाऊंगा कॉन्फ़िगरेशन का मतलब भी। तो स्टीरियो आइसोमर बोल दो या कौन से आइसोमर्स बोल दो, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स, एक ही बात है। तो जब भी वो आपसे कैलकुलेट करवा रहा होता है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, तो कौन से कैलकुलेट करने होते हैं? कॉन्फ़िगरेशनल। सच पूछो तो सर मुझे कॉन्फ़िगरेशनल का कोई मतलब ही, मैं समझाऊंगा ना, अभी स्टीरियो शुरू हुई है, वो कोई स्टीरियो का हिस्सा ही नहीं था। और इनको फर्दर कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है? 2 कैटेगरी में। एक हमारे सामने है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, क्लियर, और एक हमारे सामने है, बताइए, ऑप्टिकल आइसोमर्स। एक हमारे सामने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स रहेंगे और एक हमारे सामने ऑप्टिकल आइसोमर्स रहेंगे। नीट 2025 में इस पर अपना सिंगल हैंडेड क्वेश्चन था, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन शो करेगा पूछा, उसमें ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल का भी क्वेश्चन था, टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक ईथर, कंबाइंड क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 डील यहां पर करने वाले हैं। अब व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, आप समझिए, यहां से समझना शुरू कीजिए। अगर मैं बात करना चाहूं आइसोमर्स, तो आइसोमर की डेफिनेशन दो, बताओ। डिफरेंट कंपाउंड्स। आइसोमर सेम कंपाउंड होते हैं कि डिफरेंट? डिफरेंट कंपाउंड्स, बहुत बेसिक डिफरेंस है, समझना। डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। एमएफ लिख दूं, हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? भाई ऐसे कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम, उन्हें बच्चों हम आइसोमर कहते हैं। अब इनको 2 कैटेगरी में डाल दिया, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर किसकी वजह से बनते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो आइसोमर्स कराएंगे जिनमें क्या होगा? डिफरेंट। किसकी वजह से डिफरेंट होते हैं ये? डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर 2 कंपाउंड ऐसे हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम, पर उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है। और जब भी जीवन में दोस्तों स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बदलेगा तो आप बताइए क्या बदलेगी? कनेक्टिविटी। डिफरेंट अगर अपन बात करना चाहें तो डिफरेंट क्या रहेगी? कनेक्टिविटी। आपको मैं वापस से लिंक करूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे दोस्तों इधर आइए, एक हमारे सामने है C4H10, क्या है? C4H10। जल्दी से दोस्तों इसका DU बताओ मुझे। DU इज इक्वल टू 0, सही बात है। इसी मोलिकुलर फॉर्मूले से दोस्तों मैं आपके सामने 2 कंपाउंड बना रहा हूं। बताओ 4 कार्बन का कितना अरेंजमेंट होता है? 2, पक्का? तो ये मैंने बना दिया है, देखो 2 अरेंजमेंट। सही बात है कि नहीं है? अब ये देखो ध्यान से, अगर मैं बात करना चाहूं तो इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, देख लो।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, पर इन दोनों का क्या डिफरेंट है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर मैं यहां पर बात करना चाहूं तो यहां पर आपको साफ साफ दिखाई देगा डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होने की वजह से जो बनेंगे वो आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे। यानी कि मैं और आगे जाना चाहूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि डिफरेंट कनेक्टिविटी क्या है इनके अंदर? डिफरेंट कनेक्टिविटी। जब भी आपकी कनेक्टिविटी बदलेगी तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट बदल जाएगा। सर थोड़ा सा कनेक्टिविटी मुझे समझा सकते हो, हल्का सा ज्ञान दे सकते हो? इधर आओ। इसमें चारों कार्बन बताओ किस में जुड़े हुए हैं? स्टेट चेन। दोस्तों जब मैं बोलता हूं ना चारों कार्बन स्टेट चेन में है, इसका आप दूसरा मतलब भी समझ सकते हो। मतलब चारों कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में। तो इसके पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है? सारे सीधे से जुड़े हुए हैं। आगे बात समझ में? यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो बताओ सारे कार्बन स्टेट चेन में नहीं। स्टेट चेन में कितने हैं? 3। मतलब पेरेंट कार्बन चेन में कितने आएंगे? 3। आप कुछ भी कर, एक कार्बन कहां चला गया है? ब्रांचिंग। देखो इसमें कोई भी 3 डिग्री कार्बन चेक करो है क्या? लेकिन इसमें 3 डिग्री कार्बन है, मतलब अटैचमेंट बदल गया है। तो जब भी अटैचमेंट बदलेगा मतलब कनेक्टिविटी बदलेगी। तो कौन से आइसोमर्स बनेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब स्ट्रक्चरल में भी कौन सी कैटेगरी में जाएंगे? किस में डिफरेंस है? चेन लेंथ, तो चेन आइसोमर हो जाएंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप अलग होता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो जाते। पोजीशन अलग होती, पोजीशन आइसोमर। तो आप समझो डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला को क्या बोला? आइसोमर्स। और ऐसे कंपाउंड जिनमें डिफरेंस किसकी वजह से है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की वजह से है, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब आते हैं दोस्तों इधर इधर दूसरे वाली कैटेगरी में। इनकी मेन बात समझिए, इनमें क्या मिलेगा आपको? सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या मिलेगा? सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसका मतलब दोस्तों आप समझते हो, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूले का मतलब है कि सेम कनेक्टिविटी। मैं और भी लिख देता हूं, इसका मतलब आपको देखने को मिलेगा सेम कनेक्टिविटी। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? मतलब इनमें जुड़ने का तरीका एग्जैक्टली क्या रहेगा? सेम। ठीक है, तो फिर डिफरेंट क्या रहेगा? इनमें मेन पॉइंट जो होता है स्टीरियो वालों के अंदर जो मिलता है वो मिलता है डिफरेंट। जो आपने लिखा हुआ है वही डिफरेंट। केवल क्या होना चाहिए? कॉन्फ़िगरेशन। डिफरेंट क्या होना चाहिए? कॉन्फ़िगरेशन। ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, इनमें कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है। लेकिन सर मुझे तो यही नहीं पता कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। आइए मैं आपको समझाऊंगा। मैं बहुत भारी शब्दों पर नहीं जाऊंगा, बहुत हल्के में चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों इधर ध्यान दीजिए, मेरे पास है C4H8। क्या आप मुझे इसका DU बता सकते हो दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। इसका DU कितना है? 1। पक्का? आप ध्यान से सुनना, इससे मैंने एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाया है कुछ इस तरीके से। एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैंने बनाया है कुछ इस तरीके से। ये क्या था बताओ? बताओ क्या था? मोलिकुलर फॉर्मूला। ये क्या बनाया था दोस्त? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर? इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में आप गौर से देखिए, आप गौर से देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। और इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो आपके एटम्स और ग्रुप्स है ना, वो दो अलग अलग अरेंजमेंट रख सकते हैं। किसमें? स्पेस में। स्पेस के अंदर आप देखो, ये कार्बन नंबर क्या है बताओ? 1। ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर 4। अगर मैं बिल्कुल सेम कनेक्टिविटी रखते हुए दो स्ट्रक्चर बना सकता हूं। ध्यान से सुनिएगा, एक स्ट्रक्चर हमारे सामने कुछ इस प्रकार से, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर कौन है? CH3। यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर कौन है? CH3। दूसरा मैं कुछ इस प्रकार से बना सकता हूं, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर कौन है? CH3। यहां पर CH3 है और यहां पर क्या है? हाइड्रोजन। आइए दोस्तों मैं आपको चेक करवा दूं कनेक्टिविटी बातें। बताओ, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4। तो ये जो मैंने आपके सामने बनाया ना, वो इसी स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से बनाया। इसमें भी चेक कर लो, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 एंड ये कार्बन नंबर 4। तो इन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है कि अलग अलग है? This is the structural formula. You know the limitation of structural formula? It tells you nothing about the geometry.
मोलिकुलर फॉर्मूला केवल इतना बताता है किस एलिमेंट के कितने एटम है। इट टेल्स यू नथिंग अबाउट द कनेक्टिविटी, कौन किससे जुड़ा हुआ है इसका कोई लेना देना नहीं है। भाई 4 कार्बन एटम है और 8 हाइड्रोजन, कहता है खत्म मेरा काम। ये आया आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो बताता है कौन किससे जुड़ा हुआ है, कि भाई ये एटम इस तरीके से जुड़े हुए हैं। देखो एक बता रहा है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कि चारों कार्बन सीधे चेन में, दूसरा कह रहा है नहीं 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 3 सीधी चेन में 1 ब्रांचिंग में। तो दोनों का डिफरेंट क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बेसिकली आपको किसके बारे में बताता है? कनेक्टिविटी के बारे में, कैसे एटम्स जुड़े हुए हैं। तो ये देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, पर ये नहीं बताता कि कौन सा एटम स्पेस में कहां है। मतलब स्पेस में ओरिएंटेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताता कि भाई आप चाहो तो मीथेन को ऐसे भी लिख सकते हो, और आप जानते हो मीथेन ऐसा नहीं होता, इसकी तो ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। कहता मुझे नहीं पता, इससे कोई लेना देना, मैंने बता दिया चारों हाइड्रोजन कार्बन पर जुड़े, मेरा काम इतना सा था। तो आप बताओ इन दोनों में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? सेम, क्योंकि कनेक्टिविटी तो क्या है? सेम। पर यह नहीं बताएगा कि हाइड्रोजन किधर है डबल बॉन्ड पर। मिथाइल कहता है मेरा काम नहीं, मेरा काम यह है कि 2 कार्बन पर 1 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल जुड़ा है। आप देख लो दोनों में 2 कार्बन पर 1 हाइड्रोजन 1 मिथाइल, 1 हाइड्रोजन अटैचमेंट सेम है। दूसरे कार्बन पर भी 1 हाइड्रोजन 1 मिथाइल, तो देखो मतलब तीसरे वाले पर 1 हाइड्रोजन 1 मिथाइल, 1 हाइड्रोजन। अब वो स्पेस में कैसे है कहता मुझे नहीं पता, मैं तो बस अटैचमेंट के बारे में बात करता हूं। एंड जब आप इसको दोस्तों ढंग से देखोगे तो आपको पता चलेगा, यहां डबल बॉन्ड पर अगर मैं देखूं इस प्रकार से, इस लाइन को आगे बढ़ा दूं, तो दोनों हाइड्रोजन बताओ किधर आ गए हैं? बताओ किधर आ गए हैं? सेम साइड। और इसमें अगर अपन बात करना चाहें, इस लाइन को आगे बढ़ा दूं, तो आप बताइए डबल बॉन्ड पर दोनों हाइड्रोजन कहां चले गए हैं? अपोजिट साइड। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलोगे इन दोनों कंपाउंड्स में सर मैं जो देख पा रहा हूं कि इसमें दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के सेम साइड है, और इसमें दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड है। यही फर्क दिख रहा है ना? क्या इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है? हाँ। क्या इन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है? हाँ। तो डिफरेंस केवल किस में है कि सर इसमें दोनों हाइड्रोजन सेम साइड डबल बॉन्ड के, और इसमें दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड। और इसी को ही केमिस्ट्री में कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्फ़िगरेशन, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप इन स्पेस, टू बी वेरी प्रिसाइज। क्योंकि हम जो लैंग्वेज लिखते हैं ना, वो हमें पेपर में नहीं मिलती है। हम लैंग्वेज क्लास में तो ऐसे बोलते रहते हैं, और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप इन स्पेस। क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। अब बच्चा बोल रहा है ये क्या आ गया है? तो जो स्पेस में अरेंजमेंट और एटम्स का ग्रुप होता है ना, मतलब स्पेस के अंदर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप को ही क्या बोलते हैं? कॉन्फ़िगरेशन। तो यही तो लिखा हुआ है, डिफरेंट कॉन्फ़ी। आज के बाद आप क्या बोलोगे कि इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन अलग है। अगर कॉन्फ़िगरेशन में ही डिफरेंस है तो बताइए कौन से आइसोमर होंगे? कॉन्फ़िगरेशनल। और मैंने बताया था स्टीरियो का मतलब क्या होता है? स्पेस। स्टीरियो का मतलब क्या होता है कि इनमें केवल स्पेस में डिफरेंस होगा, एटम्स और ग्रुप स्पेस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों सेम कंपाउंड नहीं है, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है। आप जानते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिस। और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? पूरे नाम में केवल और केवल फर्क किसका मिलेगा? सिस और ट्रांस का। आइए मैं इसको अगले पेज पर दोबारा से लिख देता हूं, आपके पास जगह रहेगी। C4H8। दोस्तों जल्दी से बताइए DU कितना है? 1। इस मोलिकुलर फॉर्मूले से बच्चों मैंने क्या बना दिया है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बना दिया है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर? इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से मैं 2 अलग अलग अरेंजमेंट आप लोगों के बीच में बनाने जा रहा हूं। कैसे? समझिए। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें दोनों हाइड्रोजन्स को मैंने कहां पर रखा है? सेम साइड। क्लियर? और दूसरा अरेंजमेंट जिसमें दोनों हाइड्रोजन्स को मैंने दोस्त कहां पर रखा है? बताइए, ऑपोजिट साइड। क्लियर? इन दोनों में अगर मैं से पूछे, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? कि देखो इस डबल बॉन्ड पर जरा गौर से देखो, अगर मैं इस दोनों कार्बन्स के न्यूक्लियस से पास होने वाली एक लाइन खींच देता हूं, तो इसमें दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के किधर हैं? सेम साइड। और इसमें भी सेम कहानी अगर मैं दोहरा दूं, कार्बन के न्यूक्लियस से पास होने वाले एक लाइन खींच दूं जिसे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं, तो इसमें दोनों हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड। अगर मैं बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में बात करूं, किस में बात करूं?
लोकल लैंग्वेज में बात करूं, अगर आपसे पूछे भाई दोनों में फर्क बताओ, तो तुम क्या कहोगे? इसमें दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के सेम साइड, और इसमें दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड, यही कहोगे कि नहीं कहोगे? केमिस्ट्री की भाषा में इसे कहते हैं डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं? डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। जब आप इसका नाम लिखेंगे तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 4, 1 2 3, और वहां पर आपका क्या है? 4। इसमें भी देखो 1 ये रहेगा, 2 3 4, दोनों में कनेक्टिविटी एग्जैक्टली सेम है। तो अगर इसका नाम लिखोगे तो मैं आपको बताऊंगा, हालांकि आप बहुत सारे जानते हैं, जब सेम एटम डबल बॉन्ड के सेम साइड आ जाए तो सिस, और अपोजिट साइड आ जाए तो ट्रांस, तो इसका नाम रहेगा बताओ सिस ब्यूट टूइन, सिस ब्यूट, और इसका नाम रहेगा बताइए ट्रांस ब्यूट टूइन। सही बात है कि नहीं है? और आप बताओ दोस्तों, पूरे नाम में किसका फर्क है? सिस एंड ट्रांस। और सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्या होती है? कॉन्फ़िगरेशन। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? इसका मतलब स्टीरियो आइसोमर्स को अब डिफाइन किया जा सकता है। स्टीरियो आइसोमर्स, आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। केवल कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होना चाहिए, बाकी कुछ भी अलग नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों आइसोमर्स हैं हैविंग डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मैंने आइसोमर बोल दिया है, क्या बोल दिया है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, कंपाउंड डिफरेंट, और वो डिफरेंस केवल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होना चाहिए। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? जब तक स्टीरियो की बेसिक चीजें क्लियर नहीं होंगी ना, स्टीरियो में एग्जामिनर जहां चाहेगा वहां पर हाथ पकड़ के बैठ जाएगा, और जब आपकी बेसिक्स क्लियर होंगी तो आपको लगेगा कुछ है ही नहीं। क्लियर? चलिए, सिंगल बॉन्ड वाले ने कहा डिफरेंट नहीं होते ना वो, स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड कभी सेपरेट हो सकती हैं, तो सेपरेट नहीं हो सकते तो अलग कैसे मानोगे? इसीलिए तो मैंने उनको आइसोमर, उसके टाइम पर मैंने स्टीरियो की डेफिनेशन ही नहीं दी। कंफर्मेशन बदलने से आपका कभी भी कंपाउंड नहीं बदलता है, कॉन्फ़िगरेशन बदलने से बदलता है। आप दिन भर अलग अलग पोज में रहते हो, एक क्लास में आपके बैठने के तरीके बदल जाते हैं, कभी इधर झुक के कभी उधर झुक के, तो अलग अलग शेप आ रही हैं। इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप जब तक रूम पर जाओगे तब तक 15 हो चुके होंगे, रहोगे तो एक ही। तो कंफर्मेशन में मोलिक्यूल सेम रहता है, उसी मोलिक्यूल की डिफरेंट शेप होती है, और उनको कभी आप आइसोलेट नहीं कर सकते। और आइसोमर की डेफिनेशन ही होती है डिफरेंट कंपाउंड, और वो सेपरेट होने चाहिए। तो ये स्टीरियो की इन शॉर्ट डेफिनेशन लिखी गई है, क्या? डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। स्टीरियो आइसोमर्स में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, पर डिफरेंट क्या मिलेगा? कॉन्फ़िगरेशन। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही बदल गया है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर चले जाएंगे वो। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है लेकिन केवल और केवल क्या बदला है? कॉन्फ़िगरेशन, तो दोस्तों वो फिर आपके जाएंगे स्टीरियो की कैटेगरी में। अभी और क्लियरिटी लेकर आऊंगा इन चीजों में। हालांकि नीट का यहां से जो क्वेश्चन था वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। जल्दी जल्दी सुलटा देंगे दोस्तों। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। स्टीरियो आइसोमर्स में कनेक्टिविटी सेम या अलग? अगर कनेक्टिविटी बदल गई, कनेक्टिविटी डिफरेंट, तो किस कैटेगरी में जाएंगे? स्ट्रक्चरल। अगर कनेक्टिविटी सेम तो किस कैटेगरी में? स्टीरियो।
ये मेन है। कनेक्टिविटी का ही दूसरा नाम क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्टीरियो में अभी स्टेटमेंट का दौर तो लाया ही नहीं है वो भाई साहब। अगर स्टेटमेंट का दौर लाए तो मास्टरों के हाथ पकड़ ले। कंफर्मेशन में एक ही मॉलिक्यूल की अलग अलग शेप बदलती है, मॉलिक्यूल नहीं बदलता है। उसमें तो कुछ भी नहीं बदलता, वो तो सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से। स्टीरियो का पार्ट ही मत मानो उसको। तो किसमें? कंपाउंड ही सेम है, अलग अलग कन्फर्म कॉन्फ़िगरेशन में होता है, कंफर्मेशन में नहीं होता है भाई। आप पर्टिकुलर कंफर्मेशन की बात करोगे तो अलग है, पर आप बात ओवरऑल मॉलिक्यूल की बात करोगे तो सेम ही रहेगा। आपने बोल दिया एंटी, अब मैं एंटी पर ही सोचूंगा। आपने बोल दिया गॉस, तो अब किस पे सोचूंगा? गॉस पे। बोल दिया तो फिर मुझे उसी पर आना पड़ेगा। सुलटा दिया है। ये वाला पार्ट आगे लिखा हुआ है, आप और अच्छे से लिख सकते हैं। तो अभी और एग्जाम्पल आएंगे, धीरे धीरे आप मुझ पर विश्वास करना कम कर देंगे, क्योंकि मैं बोलूंगा कंपाउंड अलग हैं, पर आपको नजर नहीं आएंगे। अंदर से आपको लगेगा नहीं ये झूठ कह रहा है। वो टीवी सीरियल वाला आएगा, मैं बोलूंगा ये डिफरेंट कंपाउंड है, तुम बोलोगे क्या क्या क्या? 3 बार मैं बोलूंगा, 3 बार और कर लो, हैं तो अभी भी डिफरेंट ही। एक बार में भी सुनाई दे सकता है। आगे बढ़ सकते हैं। नोट डाउन कर दीजिए इस एग्जाम्पल को जल्दी से जल्दी। एक एग्जाम्पल आप लोगों के बीच में लेकर और हाजिर हूं मैं। C4H9Br। डी कितना है इसका? 0। मुझे पता है आप लोग छापने में ज्यादा व्यस्त हैं, जल्दी छापे, कुछ तो इसी को 2 बार छाप देंगे, पीछे भी छापा है इधर भी छाप देंगे, और 2 बार पढ़ भी लेंगे और बोलेंगे सर पीछे वाला तो समझ में आ गया, ये नहीं आया। अब बताओ ऐसे लोगों को क्या किया जाए? ऐसे लोगों को दंडवत प्रणाम किया जाता है कि हे प्रभु कहाँ थे आप इतने दिन? आपके बिना तो मेरे पढ़ाने का कोई मकसद ही नहीं था। अब मेरा मकसद पूरा हो गया, आपने बता दिया है कि रिटायरमेंट ले लो आप। अब ऐसे भी अनअकैडमी में चुन चुन के आते हैं बच्चे देश के कोने कोने से, कि ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत अच्छे टीचर्स हैं, हमें पढ़ाओ तो माने। अभी स्टीरियो पर बातें बहुत होने वाली हैं। ये तो मैंने सिस्टांस उनके लिए लिख दिया है जो ये जानते हैं। जो नहीं जानते उनको बस इतना देखना, हाँ दोनों हाइड्रोजन स्पेस में अलग अलग है, मतलब ये स्टीरियो है। सिस ट्रांस आगे पढ़ाऊंगा, कब सिस बोलना है कब ट्रांस, ये शुरुआत है मेरे भाई। आइए अगले एग्जांपल्स पर देख सकते हैं एक बार। डी कितना है दोस्तों? 0। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैंने यहां पर ये बनाया, सभी का ध्यान मैं बोर्ड पर चाहूंगा, ये बनाया मैंने, बी आर को यहां पर जोड़ दिया है। दूसरा दोस्तों मैंने कुछ इस प्रकार से बना दिया है, बी आर को यहां पर जोड़ दिया है। दूसरा दोस्तों मैंने एक और इस प्रकार से, मतलब तीसरा, दूसरे का मतलब एक अलग तरीके का ना, यहां पर बी आर को जोड़ दिया है। ठीक है, ये और भी बनाए जा सकते हैं, हम टोटल की बात नहीं कर रहे। आप भी जानते हैं टोटल पूछेंगे तो फिर अपना वही जुगाड़ चल जाएगा। अब अगर मैं इन सभी में आपसे पूछना चाहूं, बताओ इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम या अलग अलग? इन सभी की एक अच्छी बात है, दे आर हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, पर दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स एंड दे आर डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट कनेक्टिविटी। जैसे इसमें ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4, तो 1 नंबर पर आपका क्या जुड़ा हुआ बताओ? ब्रोमीन। नीचे वाले में यही ब्रोमीन कौन से नंबर पर जुड़ा हुआ है बताइए? 2 नंबर। तो अगर मुझसे पूछे 1 और 2 का डिफरेंट क्या है, यू विल से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और यू विल से डिफरेंट कनेक्टिविटी। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर की कैटेगरी में चले गए। अब स्ट्रक्चरल में भी कौन से में जाएंगे? पोजीशन अलग अलग है, देन यू विल से पोजीशन। सुलझ गया मामला।
सिमिलरली अगर अपन बात करना चाहें इसमें, ये 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, क्लियर। अब इसमें भी, सॉरी उल्टा लिखवा दिया, राग से सारे दिमाग से पैदल हैं, कोई कुछ पढ़ा के चला जाए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 2 3 नंबरिंग इधर से, सब्स्टिट्यूएंट को 1 मिलना चाहिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये और ये आपस में क्या है, 2 एंड 3 आपस में क्या है, दे आर अगेन चेन आइसोमर्स। रीजन बीइंग इसमें 3 की चेन है और उसमें ये पोजीशन नहीं है, पोजीशन की प्राइम कंडीशन है चेन फिक्स होनी। तो ये सारे किस में जा रहे हैं, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर की कैटेगरी में जा रहे हैं, बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंट कनेक्टिविटी। अब दोस्तों अब ध्यान से सुनना, मैं इसी वाले में से आगे बढ़ गया हूं और इस सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से मैंने क्या बना दिया है, दो अलग अलग अरेंजमेंट बना दिए स्पेस में। समझना मेरी बात को, एक अरेंजमेंट ऐसा है, यहां पर CH3 है, क्लियर, यहां पर हमारे सामने CH2 है, यहां पर हमारे सामने CH3 है। वेज के ऊपर किसको लगा दिया है मैंने, Br को, और डैश के ऊपर किसको लगा दिया है, हाइड्रोजन को, क्लियर। नेक्स्ट इधर मैंने ऐसा ही बनाया है कुछ, ऊपर वाले का तब कोई काम रह नहीं गया, इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो इधर मैंने बनाया ऐसा ही, ये हमारे सामने है CH3, ये हमारे सामने है CH2, ये हमारे सामने है CH3। यहां पर वेज पर किसको लगा दिया है, H को, और डैश पर किसको लगा दिया है, Br को, क्लियर। अब जरा सोचो, मैं इन दोनों के बारे में अगर आपसे पूछना चाहूं तो इन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है कि डिफरेंट है, सेम। 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों कार्बन स्ट्रेट चेन, 2 नंबर पर Br, 2 नंबर पर Br, तो यहीं से तो बनाया है, इसी वाले से तो बनाया है। तो इन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, सेम। लेकिन आपको बताऊं दोस्तों, ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। कैसे कंपाउंड्स हैं, ये हैं डिफरेंट कंपाउंड्स। क्या हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स। और ये डिफरेंट किसकी वजह से हैं, ये डिफरेंट हैं कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। डिफरेंट क्या है इनमें, कॉन्फ़िगरेशन, मतलब स्पेस में आपने सर अरेंजमेंट बदला है और बदल चुका है। मैं आपको याद दिलाऊंगा तब समझ में आएगा। इधर देखो Br किस पर था, अगर इस मॉलिक्यूल को गौर से ऑब्जर्व करोगे तो बताओ Br आपकी साइड है, पर उस मॉलिक्यूल पर Br आपसे, किस में फर्क है, स्पेस में फर्क है, हवा में। सही कहा कि नहीं कहा। और स्टीरियो का मतलब ही क्या होता है, स्पेस, सेम एटम से जुड़ा रहेगा, पर या तो वो आपकी तरफ हो जाएगा या आपसे दूर हो जाएगा, मतलब अरेंजमेंट जो है वो स्पेस में बदल जाएगा। तो ये दोनों कंपाउंड्स अलग अलग हैं। सर यकीन मानो तो मुझे लग नहीं, मुझे सेम लग रहे हैं, इसी को स्टीरियो कहते हैं। स्टीरियो का मतलब आंखों का धोखा, और यहां खुली आंखों से धोखा होगा। क्या सर एक दिन मैं इनको पहचान पाऊंगा कि वास्तव में अलग है, तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं, जी हां, एक दिन आप पहचान पाएंगे। अभी आप मान रहे हैं कि चलो आप इतने दिनों से पढ़ा रहे हो, तो मान लेते हैं ये दोनों अलग हैं, मान ही रहे हैं सर, बाकी डाइजेस्ट। लेकिन एक दिन आपको खुद डाइजेस्ट होगा कि वास्तव में कंपाउंड अलग है, क्योंकि आप जानते हैं अभी टॉपिक की शुरुआत है। अभी केवल आपको इतना समझ में आया है, कोई आपसे पूछे कि बताओ स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, तो आप बोलोगे ऐसे आइसोमर्स जिनका केवल क्या डिफरेंट होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन। क्या डिफरेंट होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन जिनका डिफरेंट हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। फिर आपसे पूछेगा कि कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, आप बोलोगे एटम्स या ग्रुप्स का स्पेस में अरेंजमेंट। जैसे इसमें ब्रोमीन मेरी तरफ था, लेकिन इसमें ब्रोमीन मुझसे दूर चला गया, इतने में ही कंपाउंड बदल गया, तो जवाब है हाँ, इतने में ही बदल जाता है कंपाउंड। यहां पर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड थे तो कंपाउंड अलग था, यहां जब हाइड्रोजन अपोजिट साइड चले गए तो कंपाउंड अलग हो गया। हालांकि डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो आपको वास्तव में कंपाउंड अलग अलग दिखाई देने लगेंगे। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं थोड़ा सा हल्का सा जीवन में, उनको चमकेगा, दिस इज द कायरलिटी सेंटर। अगर एक का कॉन्फ़िगरेशन R है तो दूसरे का S है, कंपाउंड अलग है, ऑप्टिकल आइसोमर्स है एक दूसरे के। पर अभी आपको नहीं चमकेगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो तो बस मान कर ही चले कि ठीक है इसमें Br मेरी तरफ है, इसमें Br मुझसे दूर, मतलब वैज से अगर डैश पे चला जाए इतने में ही कंपाउंड बदल जाता है, तो जवाब है हाँ, इतने में भी कंपाउंड बदल सकता है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर मैं डेफिनेशन की तरफ बढ़ूंगा। नहीं नहीं नहीं, देखने का नजरिया, आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो फिक्स रखोगे ना,
फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या रखोगे? फिक्स रखोगे। देखने का नजरिया ही है, बस चीजें बदल देता है। जो आप ड्रग्स पढ़ाएंगे आगे, डॉक्टर बने, तो आपको पता चलेगा कि ऐसा भी मिलेगा कि ये आपका मेडिसिन का काम करेगा और ये पॉइजन का। फर्क इतना है कि जो एटम्स हैं वो स्पेस में अलग अलग जुड़े हुए हैं। एक जिंदगी देगा और एक जिंदगी लेगा, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। स्टीरियो कोई हल्की चीज नहीं है। और दोस्तों, और भी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आपका जैसे ही नीट क्लियर होगा, फिजिकल केमिस्ट्री से आपका पीछा छूट जाएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी आपका पीछा छूट जाएगा, ऑर्गेनिक से नहीं छूटेगा। ये तो पूरा चलेगा। गलती से अगर अपन सेलेक्ट हो गए तो एक तो पूरा कोर्स आएगा मेडिसिन का, जिसमें पूरी केमिकल रिएक्शंस आएंगी, और वहां ये नहीं बोल सकते कि समझ में नहीं आया। कॉलेज के अंदर ये कोई ऑप्शन ही, क्योंकि प्रोफेसर पूछता ही नहीं है किसको समझ में नहीं आया, वो अपना काम करके चला जाता है। आपने बोला सर समझ में नहीं आया, तो बोलेगा गेट आउट, अटेंडेंस गई, दूसरे दिन आप बोलोगे ही नहीं। पहला ही सवाल होता है उसका, कोचिंग किया था क्या, और आप प्राउडफुली बोलते यस सर, तो बोलता बैठ जा, नहीं समझ में आएगा। क्योंकि कोचिंग में क्या चलती है? स्पून फीडिंग। एक ये सारी चीजें बच्चा खुद से पढ़े, एक मास्टर पढ़ा रहा है, बराबर की मेहनत करता है कोचिंग में मास्टर आपकी। कौन कौन से वैरायटी के क्वेश्चंस करवाने हैं ये मास्टर देख के आता है। तुम्हें तो बस उन पर पकड़ बनानी होती है कि ये पढ़ लूंगा तो डर नहीं है। वरना उस बच्चे का सोचो जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, सेल्फ स्टडी टेलीग्राम से लेक्चर पढ़ के नहीं, किताबें पढ़ के। तो जो बातें हमने आपको 15 मिनट में बता दी, आप पूरे दिन पढ़ोगे तब जाके समझ में आएगा कि अच्छा ये होता है इसके अंदर। पर उसका मजा अलग, आप भूल नहीं सकते कभी भी। पहले मास्टर ऐसे बनते थे, किताबें पढ़नी पड़ती थी, अपने आप चीजें स्ट्रांग हो जाती थी। आज अलग है, बच्चे और मास्टर में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों ही टेलीग्राम पे लेक्चर देख रहे हैं एक दूसरे के। मास्टर भी देख रहे हैं और बच्चे भी देख रहे हैं। मास्टर भी ऐसे बन रहे हैं टेलीग्राम पर वीडियो लेक्चर देख देख के कि अच्छा इसका नाम चल रहा है, एलो इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी में थोड़ी शायरी ऐड कर देंगे, थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ा डांस, और अपन इससे भी ऊपर। ऑनलाइन वाले आजकल ऐसा ही पूछते हैं कि सर क्या कर सकते हो, पढ़ा सकते, पढ़ा तो सभी लेते हैं, उसके अलावा। मैंने कहा तुम टीचर ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो पहले बताओ। नहीं नहीं, ढूंढ तो हम टीचर ही रहे हैं, समझ रहे हो आप। पढ़ा तो आजकल कोई भी लेता है, उसके अलावा। मैंने कहा उसके अलावा क्या? शायरी अच्छी बोल देते हो, डांस कर लेते हो, चलती क्लास में रो सकते हो। गलत कह रहा हूं क्या मैं? आप देखो, सबसे ज्यादा रियलिटी शो में कौन रोती थी? नेहा कक्कड़। आपको लगता है कि कोई बोले मैम मैं बहुत गरीब हूं, वो रो दे? तो भाई साहब, देश में बहुत सारी जनता गरीब ही है, पर वहां पे एक फिक्स होता है, कैमरा जिसकी तरफ घूमा उसको रोना है। यही टीआरपी है। तो नीट के पेपर के बाद सारे मास्टर ऐसे आ खड़े, बच्चे एनटीए ने फ्रॉड किया है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वास्तव में बच्चे की कोई गलती, गलती तुम्हारी है कि तुमने पढ़ाया नहीं। पर ये भी नहीं कह रहे हैं कि बच्चे मेरी मेरी गलती कैसे हो सकती है। मैं तो, तुम कौन हो? डॉक्टर बनने वाले हो, तुम भगवान हो, और मैं तुम्हारा भी भगवान हूं। मास्टर भगवान का दूसरा रूप है ना। तो सोचो, मैं तो तुमसे 2 कदम आगे, मैं कैसे गलती कर सकता हूं? तो मामला थोड़ा सा अलग है। चलिए अब बढ़ते हैं, काफी टाइम वेस्ट हो गया है, पर मुझे पता है इस पूरी क्लास में यही 2 मिनट आपको सबसे अच्छे से समझ में आया। आप इतने कॉन्फिडेंस से समझे हैं कि बाजू वाले को समझा देंगे कि तू टेंशन मत ले, ये और भी कुछ कहना चाहता था, किसके बारे में कह रहा था, मैं सब बताऊंगा तुझे डिटेल में। मैं इसको 2-3 सालों से जानता हूं। ये कॉन्सेप्ट, इस बातों में भी कॉन्सेप्ट छुपा के चलता है, सही हिंट दे देता है कि आप खुद से सोचो। तो आते हैं अब हम किसकी डेफिनेशन पर? स्टीरियो आइसोमर्स की डेफिनेशन। किस पर आते हैं? डेफिनेशन पर आते हैं, और उम्मीद करता हूं अब आप स्टीरियो आइसोमर्स की डेफिनेशन देने के लायक हो गए हैं। हालांकि हैं तो आप अभी भी नालायक हैं, पर मैंने मान लिया कि आप इतने लायक हो गए। थोड़ा मुझे खुद से बताओ क्या होगी डेफिनेशन। सिंपल सिंपल, एक लाइन में डिफाइन कर दो। सर स्टीरियो आइसोमर्स हैव डिफरेंट कॉन्फी, खत्म। और कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप इन स्पेस, सिंपल सी बात है।
तो लिखिए इसके अंदर आइसोमर्स हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आइसोमर्स हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, isomers having same structural formula, isomers having same structural formula, ब्रैकेट में लिखो सेम कनेक्टिविटी, क्योंकि तुम भूल जाओगे इस बात को। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोल दो या कनेक्टिविटी बोल दो, एक ही बात। आइसोमर्स हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ब्रैकेट में सेम कनेक्टिविटी, क्लोज द ब्रैकेट, बट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, but different configuration, but different configuration। क्या डिफरेंट होना चाहिए? केवल कॉन्फ़िगरेशन। अब सर मुझे तो इसी बात में डाउट है कि आप कॉन्फ़िगरेशन बोलते किसके हो, तो कॉन्फ़िगरेशन के ब्रैकेट में फिर से लिख दो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप इन स्पेस, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस, different arrangement of atoms or groups in space, different arrangement of atoms or groups in space। आगे बात समझ में? चलिए अब आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर करता हुआ चलूंगा, कुछ पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स, कॉन्फ़िगरेशनल, स्टीरियो को क्या बोलते हैं? कॉन्फ़िगरेशनल। अब तो समझ में आ गया ना, कॉन्फ़िगरेशन अलग हो तो कॉन्फ़िगरेशनल। Configurational isomers are non-interconvertible at room temperature. Configurational isomers are non-interconvertible, are non-interconvertible at room temperature. Configurational isomers are non-interconvertible at room temperature। अगला पॉइंट लिखिए, to change the configuration, to change the configuration, to change the configuration, to change the configuration, at least one bond must be broken, to change the configuration at least one bond must be broken। अगर आपको किसी की कॉन्फ़िगरेशन बदलना है तो बॉन्ड तोड़े बिना कभी भी नहीं बदलेगा। जैसे सिस ट्रांस क्या होती है? कॉन्फ़िगरेशन, जिन्होंने सुना है वही ध्यान दें। तो सिस से ट्रांस में या ट्रांस से सिस में जाना है तो बॉन्ड तोड़ना। आरएस क्या होती है? कॉन्फी, तो आर से एस और एस से आर, बिना बॉन्ड तोड़े कभी हो ही नहीं सकता। अगला पॉइंट और लिखिए, कंफर्मेशन कैन बी चेंज्ड, कंफर्मेशन कैन बी चेंज्ड, कंफर्मेशन कैन बी चेंज्ड विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग, कंफर्मेशन कैन बी चेंज्ड विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग, कंफर्मेशन कैन बी चेंज्ड विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग। आइए दोस्तों, अभी अगर अपन बात करना चाहें तो ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। कुछ कुछ चीजें इसमें क्लियर होंगे, स्टीरियो के डाउट्स अभी होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि टॉपिक जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको क्लियरिटी आ जाए। जैसे ये हमारे सामने, आप बताइए इसमें अगर हम बात करना चाहें तो दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के किधर हैं? सेम साइड। तो अभी आप बस इतना ध्यान रखें, जब सेम एटम डबल बॉन्ड के सेम साइड आ जाते हैं तो उस कॉन्फ़िगरेशन को कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं? सिस कॉन्फ़िगरेशन। राक्षस बुढ़ापा आ गया है तेरा, बचपन अभी भी नहीं गया है, तो ऐसी हरकतें कर रहे हो जो मुझे मालूम ही। मैं कोई दूसरे, ये तुम करते नहीं हो, ये तुम्हें मास्टर करना सिखाता है। 9-10 तक जब स्कूल में रहते हैं मास्टर से डरते रहते हैं, जिस गली से मास्टर आता है दूसरे से निकल लेता है बच्चा, ऐसा खौफ रहता है। फिर वो कोचिंग में आता है। अब कोचिंग में क्या है? देखो, दो तरीके के टीचर होते हैं, साफ है, एक पढ़ाता है, पढ़ा के चला जाता है, एक को पता है नहीं पढ़ा पाऊंगा तो वो एंटरटेन करेगा। वो एक बार सिस बोलेगा, बच्चे चुपचाप बैठे रहेंगे, फिर खुद बोलेगा सिस, फिर बच्चे समझ में, अच्छा ये बोलना है, तो उनको +1 में खुरापाती बनाया जाता है यहाँ पर, समझ रहे हो? तो बच्चे कोई गलती मास्टर सिखाते हैं कि टेबल पीटनी है, नारे लगाने हैं, सब। तो ये हमारे सामने कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? सिस। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये
आपका मॉलिक्यूल दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है और ये पॉइंट्स मैं बाद में भी डिस्कस करता रहूंगा, अभी तो जस्ट इंफॉर्मेशन टाइप आप लोगों के लिए। इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोला गया है? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूं, अभी आप इतना मुझ पर विश्वास करके मान सकते हैं कि ये कौन से हैं? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। ये दोनों कंपाउंड्स की केवल कॉन्फ़िगरेशन अलग है, एक सिस में है और एक ट्रांस में है। तो मुद्दे का पॉइंट पता क्या है? कि ये इंटरकन्वर्टेबल नहीं है। इसका मतलब क्या कहना चाहते हो सर? साफ साफ शब्दों में कहिए ना। साफ साफ शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि सिस ट्रांस में और ट्रांस सिस में अपने आप नहीं बदलेगा, रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में नहीं बदलेंगे, ये कहना चाहता हूं। मतलब थोड़ा और क्लियरिटी लेकर आइए सर। जैसे ये आप लोगों के सामने कंफर्मेशन था, ध्यान से समझिए, खास फर्क यही होता है, खास फर्क यही होता है। बताइए इसको आप कौन सी कंफर्मेशन बोलते हैं? दिस इज कंफर्मेशन, दिस इज नॉट कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज कंफर्मेशन एक्लिप्स्ड। ये अपने आप किस में बदल जाता है? स्टैगर्ड में। ये इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, स्टैगर्ड से एक्लिप्स और एक्लिप्स से स्टैगर्ड, ये अपने आप जाते रहते हैं। यानी कि ऐसा कुछ करने के लिए आपको कोई बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये प्रोसेस अपने आप होता रहेगा, इंटरकन्वर्टेबल है, स्टैगर्ड एक्लिप्स मिरर एक्लिप्स स्टैगर्ड में विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग। पर ये ऐसा नहीं करेंगे कि अपने आप रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में बदलते रहें। अगर कोई सिस कॉन्फ़िगरेशन में है तो जीवन भर सिस रहेगा, कोई ट्रांस में है तो ट्रांस ही रहेगा, वो सिस में कन्वर्ट नहीं होगा अपने आप। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन होती है और ये आपकी कंफर्मेशन होती है। तो कॉन्फ़िगरेशन जब भी चेंज करना पड़ेगा तो बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। आपको बताऊंगा मैं आगे कि सिस से ट्रांस में बॉन्ड तोड़कर जाया जाएगा, ट्रांस से सिस में बॉन्ड तोड़कर जाया जाएगा, लेकिन स्टैगर्ड से एक्लिप्स और एक्लिप्स से स्टैगर्ड कोई बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुए? चलिए एक बार मुझे मॉड्यूल दे दीजिए। फिर से नहीं लाए क्या? गजनी 2 बन गई है क्या? सिक्वल आ गया है क्या गजनी का? नहीं आया है? तो ऑडिशंस जब भी हो तुम जरूर जाना, सब खत्म हो जाएगा, पैकअप हो जाएगा, तुम कोने में बैठे रहोगे वहां पे, फिर डायरेक्टर आएगा कि आप, कि मैं भूल गया, किस लिए आए थे? कि मैं भूल गया। अरे बोले ये है रियल करेक्टर, तो ये तो भाई साहब जीता हुआ गजनी है, इसको लो। उसको तो 10 मिनट लगते थे, 15 मिनट लगते थे भूलने में, ये हाथों हाथ, इधर मास्टर बोलता इधर ये भूल गया, इतना टाइम गैप बताओ। तो नेक्स्ट हमारे सामने है कंफर्मेशन, हमने पढ़ लिए हैं। तो मैं आपके सामने मॉड्यूल में आ जाइए पेज नंबर 57 से, ठीक है? थ्योरी पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। कॉन्सेप्ट बिल्डर नंबर 4 सुलटाएंगे, कॉन्सेप्ट बिल्डर नंबर 4 सुलटा देंगे मेरे भाई लोगों, ठीक है? चलिए, एंड क्वेश्चन नंबर 64 से 67 सुलटा देंगे, 64 से लेकर 67। ये हमारे टॉपिक पूरा हो चुका है और आप जानते हैं हम टॉपिक पूरे होने पर ही बातें करते हैं। एक बार एनसीईआरटी और दे दो। ओह, दो दो चीजें लानी थी, ये कैसे याद रखेंगे? मॉड्यूल तो हम गलती से ले भी आए, एनसीईआरटी भी रख याद रख लिए क्या? टेलीग्राम पे सुबह डाला करो आप। तो आ जाइए आप चैप्टर एल्केन में, कहां पर आ जाएंगे? पेज नंबर नहीं बता पाऊंगा दोस्तों क्योंकि हर एनसीईआरटी के पेज अलग अलग हैं, कॉमन सेंस है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है, पता नहीं लगता कहां कॉमन सेंस लगाना है कहां कॉन्सेप्ट। ये देखिए हाइड्रोकार्बन चैप्टर में कंफर्मेशंस लिखा हुआ है, हाइड्रोकार्बन में कहा जाएंगे? चैप्टर एल्केन, हाइड्रोकार्बन में चैप्टर एल्केन। केमिकल प्रॉपर्टी जैसे ही खत्म होता है उसके बाद क्या वर्ड लगा हुआ है? कंफर्मेशंस। इतना ही है एनसीईआरटी, बस। कितने पेज का है? मात्र एक पेज भी पूरा नहीं दिया दोनों साइड का। तो ये पूरा आपको सुलटा लेना है, जितनी भी बातें आपने लिखी हैं सब एनसीईआरटी मिलेंगी। कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आए मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।